नमस्कार, मैं विजय कुमार झा। दिल्ली में आतिशी मार्लेना सिंह नई मुख्यमंत्री होंगी, यह तय हो चुका है। और 12 साल पुरानी आम आदमी पार्टी के इतिहास की यह एक बड़ी घटना है। पहली बार ऐसा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ा पद अपने से इतर किसी और व्यक्ति को देना पड़ा है, भले ही राजनीतिक मजबूरी के चलते दिया गया हो। लेकिन यह एक ऐसी चाल है अरविंद केजरीवाल की जो उन्हें एक परिपक्व नेता और आज के नेता जिस तरह से हैं उन नेताओं की जमात में ही शामिल करने वाला उनका एक ये फैसला है। जो वो दावा करते रहे हैं या जिस दावे के साथ उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी कि मैं राजनीति बदलने आ रहा हूँ, मैं नई तरह की राजनीति करने आ रहा हूँ, वह दावा जो है उनका कमज़ोर तो पहले से पड़ता गया था, लेकिन अब एक और उसकी समझिए कि एक परिणति है जिससे कि आप से समझ सकते हैं कि आपने वो आदर्श, जिन आदर्शों की बात शुरू में उसने की थी, उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। असल में अगर देखा जाए तो आपने अपनी वेबसाइट पर भी इन आदर्शों को अब स्थान नहीं दिया है। शुरू में आपने अपनी वेबसाइट पर एक कॉलम रखा था जिसमें कि ये बताया था कि वाई वी आर डिफरेंट, आप दूसरे से अलग कैसे है, क्यों है, उसमें से कई सारी बातें उन्होंने बताई थी। अब जो वेबसाइट, अगर आप जाएंगे आपकी वेबसाइट पर तो आपको ये सेक्शन दिखेगा ही नहीं, ये अब आर्काइव में चला गया है। इसमें कई सारी बातें बताई थी जो शुरुआत में हुई थी और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ही उन बातों से पार्टी जो है विचलित होती चली गई थी। तो ऐसे में ये एक तरह से स्वाभाविक ही है कि पार्टी ने आज उसको अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से नहीं दिखाया है। तो खैर इसकी बात बाद में, पहले ये समझते हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की वजह क्या रही। कई सारे दावेदार थे पर आतिशी ही क्यों? आतिशी एक ऐसी नेता हैं जिनका कि एक तरह से जिनकी छवि अभी तक दागदार नहीं है, एक तरह से पाक साफ छवि की मानी जाती हैं। वो सौम्य विचार की नेता मानी जाती हैं, सभी से तालमेल बनाकर चलने वाली नेता मानी जाती हैं। और अभी बतौर मंत्री उनके पास करीब दर्जन भर से भी ज़्यादा विभाग थे, तो ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा उनके टच में था, वो उनके टच में थी। तो ब्यूरोक्रेसी से भी और पार्टी के नेताओं से भी उनका एक अच्छा तालमेल बन गया था। ये सब कारण रहे जो आतिशी सभी दावेदारों में से नंबर 1 पर आकर टिकी और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही सौंपने का फैसला हुआ। तीसरी बार दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही है। केजरीवाल ने 15 सितंबर को अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। जब वह पहली बार तिहाड़ जेल से करीब 6 महीने के बाद जब बाहर आए थे, उसके बाद उन्होंने जो पहली जनसभा की, इसी में उन्होंने यह मास्टर स्ट्रोक खेला था। केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक ऐसा था कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियों को एक तरह से दिल्ली को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। केजरीवाल ने ऐसा कार्ड खेला कि उनकी जो विपरीत स्थिति है उसको भी उन्होंने एक तरह से अवसर के रूप में भुना लिया। उन्होंने कहा कि अब हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से लेंगे तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उसके पहले मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। साफ साफ उन्होंने कहा जनता से कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें जो है झोली भर कर वोट दीजिए। उन्होंने यह भी मांग कर दी कि चुनाव भी जो है नवंबर में करा दिए जाएं। चुनाव वैसे फरवरी में होने तय हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नवंबर में करा दिए जाएं। जाहिर है इसके पीछे वजह साफ है कि जो उन्होंने इमोशनल अपील लोगों से की, उस अपील का असर लंबे समय तक बरकरार रखना, फरवरी तक बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने यह भी दांव चल दिया कि चुनाव जो है वो नवंबर में करा दिए जाए। केजरीवाल ये सारी बातें समझते हैं कि जनता का सर्टिफिकेट
जो उनकी कानूनी मुसीबत है उससे उन्हें जनता का सर्टिफिकेट निजात नहीं दिला सकता है। जनता अगर चुनाव में उन्हें भारी जीत दे भी देती है तो भी अगर कोर्ट की जो स्थिति आज है, जो उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते जो कोर्ट ने शर्तें लगाई थी जमानत के समय, वो शर्तें अगर बरकरार रहती हैं तो हो सकता है वह चुनाव जीतने के बाद फिर से भी मुख्यमंत्री ना बन सके, नहीं बनना चाहें, क्योंकि अदालत ने कहा कि वह ना मुख्यमंत्री के दफ्तर जा सकते हैं, ना वो सभी ज़रूरी फाइलें साइन कर सकते हैं। तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री के अधिकार नहीं होंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री बने रहने का क्या फ़ायदा। उसके बाद इस तरह के हालात में अगर वो मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि वो कहेंगे कि केजरीवाल पद के लोभी हैं। अभी तो उन्होंने इसी बात को बुनाया है कि उन्हें पद की इच्छा नहीं है और वो जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहते हैं, और जनता अगर वो सर्टिफिकेट देगी तो वो पद पर लौटेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये उन्होंने जो है अभी एक नैरेटिव सेट किया है। लेकिन इस नैरेटिव के सेट लेकिन ये नैरेटिव तो पूरी तरह राजनीतिक है। और अगर मान लीजिए कोर्ट से वो दोष मुक्त नहीं करार दिए जाते हैं, अगर दोषी करार दिए जाते हैं, आरोप मुक्त नहीं करार दिए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी फिर उनका मुख्यमंत्री बनना शायद संभव ना हो। तो लीगलिटी और पॉलिटिक्स को उन्होंने एक तरह से घाल मेल करके अपने एक परिपक्व नेता, जो आम नेता आजकल जिस तरह के होते हैं वैसे नेता बनने का उन्होंने परिचय दिया है। केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी तुलना भगत सिंह से की, वह भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। जाहिर है सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह जिस वजह से जेल गए, केजरीवाल के जेल जाने की वजह नहीं थी। केजरीवाल ने जेल से सत्ता चलाने की अपील की, इजाज़त मांगी, गुहार लगाई, भगत सिंह ने ऐसा कभी नहीं किया, ये सब जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अन्य पार्टियों की तरह अपना एक महापुरुष को आइकॉन के रूप में चुना है, और वो महापुरुष भगत सिंह हैं, जिसको बुनाने के लिए समय समय पर आप जो है वह कोशिश करती रहती है और बुनाती रहती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जिन परिस्थितियों में केजरीवाल ने पद छोड़ा है, उन परिस्थितियों को देखें तो उस लिहाज से भी आतिशी की दावेदारी नंबर 1 होती है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आतिशी की छवि अभी एक तरह से पाक साफ है। तो अगर किसी दागी व्यक्ति को केजरीवाल पद पर बिठाते तो वो जो नैरेटिव लेके अब जनता के पास जाने की बात कर रहे हैं कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट, उसमें उनको दिक्कत आती। एक और मुश्किल यह है कि कहीं वैसे नेता को फिर से ईडी या सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी किसी और आरोप में फिर से ना फंसा के जेल जाने की नौबत ना बन जाए। इस स्थिति से बचने के लिए भी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो ऐसी किसी संभावनाओं को खारिज करता हो, उसकी छवि। तो इस लिहाज से देखें तो आतिशी एक बेहतर विकल्प थी। 12 साल के अगर केजरीवाल की राजनीति और आम आदमी पार्टी की राजनीति को देखें तो ये कह सकते हैं कि जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को शुरुआत में बाकी पार्टियों से अलग माना गया, आज की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है। हालांकि ये बात है कि 1-2 चीज़ें ऐसी बची हैं जिसके आधार पर कि हम ये कह सकते हैं कि आज भी आप बाकी पार्टियों से अलग है, लेकिन ज़्यादातर मसलों में आम आदमी पार्टी आज भी राजनीतिक पार्टियों की भीड़ में एक पार्टी बनकर रह गई है। जैसा कि आम आदमी नेता बनने के बाद भी केजरीवाल ने कहा था कि वो आम आदमी बनकर रहेंगे, आम नेता बनकर रहेंगे, मतलब वीआईपी कल्चर को वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन ये हमने देखा कि साल भर कुछ सालों के अंदर ही केजरीवाल की वैगन आर कार जो है वो चली गई और वो एक महंगी गाड़ियों में वो सफ़र करने लगे। बंगले का भी हमने हाल देखा
अभी कुछ साल पहले बंगले पर किए गए खर्च को लेकर भी काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। आपने ये सफाई दे दी कि भाई ये सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए है, लेकिन बंगले पर बहुत बड़ी रकम खर्च की गई और सारी सुविधाओं से लैस किया गया। और भी जो बहुत सारे उसके सिद्धांत थे, आदर्श थे, क्राउड फंडिंग की जाती थी, उम्मीदवार चुनने के लिए लोगों से राय शुमारी की जाती थी। अब तो ऐसे हैं कि दूसरी पार्टियों से आए लोगों को भी टिकट दिए जा रहे हैं, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कि अब ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। पहला जो मामला है वो है कि ज़्यादातर पार्टियों का अपना एक राजनीतिक वोट बैंक होता है, जातीय आधार पर एक वोट बैंक होता है। आम आदमी पार्टी इस मायने में अलग है। हालांकि इसका भी अगर विश्लेषण करें तो मामला यह बनता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली केंद्रित है मुख्य रूप से, भले ही वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई और काफ़ी कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, यह उसकी एक अच्छी प्रगति है, लेकिन दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली के जो वोटर हैं वो जाति के आधार पर वोट देते भी नहीं हैं। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें, केजरीवाल की पार्टी ने 2013 में पहली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारा, पहले विधानसभा चुनाव में 2013 में उतारा, और 2013 में ही करीब 37% वोट जो है उस पार्टी को मिल गए थे। और इसके बाद के चुनाव की बात करें 2015 में या 20 में, तो 55% से अधिक वोट इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले। तो यहाँ जो वोटिंग होती है वो एक तरह से क्लास के बेस पर होती है, कास्ट के बेस पर नहीं होती है। तो यह राजनीतिक मिजाज भी जो है दिल्ली का, इस वजह से भी आम आदमी पार्टी का कोई जातीय आधार पर वोट बैंक नहीं है। फिर भी इस मायने में हम इस पार्टी को अलग कह सकते हैं। एक और जो मुद्दा है वो है शिक्षा का मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे को अपनी पहचान से जोड़ा। शिक्षा जैसे मुद्दे को अपनी पहचान से जोड़ना आजकल की राजनीति में बहुत कम दिखता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत छोटा सा मुद्दा, शौचालय, स्वच्छता, सफाई, इस मुद्दे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया। मुद्दा छोटा है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक लगता है कि ये ऐसा मुद्दा ये उठाने लायक ही नहीं है। लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जो गौण था उसे मुख्य धारा में लाना, ये एक नरेंद्र मोदी की जिस तरह से कामयाबी रही, उसी तरह से शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा पहले से है, गौण दिखने वाला भी मुद्दा नहीं है ये। इसके बावजूद पार्टियां इसको अपनी राजनीतिक पहचान से जोड़ने से अक्सर दूर रहती हैं, नहीं जोड़ पाती हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में अपने आप को अलग साबित करके दिखाया है। बाकी आदर्शों की बात करें तो अब ये आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वेबसाइट पर आर्काइव में दफन कर दिया, उसी तरह से लगता है कि व्यवहार में भी इनको दफन कर दिया है।